राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन। पिछले वीडियो में हमने केस टेकिंग फ्रॉम नागेंद्र बाबू कंप्लीट किया था। आज हम सारे केस टेकिंग को रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो 2 पार्ट में रिवीजन होगा, वरना एक ही पार्ट में पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। सो केस टेकिंग इंट्रोडक्शन से लेकर हम पूरा रिवीजन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। केस टेकिंग सबसे पहले तो दिया गया है एफोरिज्म नंबर 83 से लेकर 104 तक। यू कैन करेक्ट दैट, 83 से लेकर 104 तक। सो केस टेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ क्योर। क्योर के प्रोसेस में केस टेकिंग है वो फर्स्ट स्टेप है। द प्रोसेस ऑफ क्योर एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट से जो क्योर का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। केस टेकिंग इज द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ क्योर रेस्ट। तो केस टेकिंग एक ऐसा फाउंडेशन है जिसके ऊपर क्योर का जो स्ट्रक्चर है वो रेस्ट करता है। मैन इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोजिंग एंड रिएक्टिंग टू द सराउंडिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट। एनी माल एडजस्टमेंट और incapability to cope with the pressure or expectation might result into disturbance of his sensorium, which in turn results into the physical problem. मतलब हम एज ए ह्यूमन काइंड, मैन इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड, मतलब हम एक्सपोज्ड रहते हैं हमारी आसपास की सराउंडिंग से, और हम कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ उससे रिएक्ट करते रहते हैं। फिर चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, कहीं भी कोई भी माल एडजस्टमेंट हुई, हम एडजस्ट करने के काबिल ना हो पाए, या फिर हमसे वहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुई, हम उस कंडीशन से डील नहीं कर पाए, उस प्रेशर से, उस एक्सपेक्टेशन से, तो उसकी वजह से फिर डिस्टर्बेंस चालू होता है। सबसे पहले सेंसोरियम में डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि फंक्शनल लेवल पे डिस्टर्बेंस होता है, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फिजिकल प्रॉब्लम, और फिर उसकी वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होती है। फिर वो डिस्टर्बेंस है वो मेंटल लेवल पे भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके फिजिकल प्रॉब्लम्स फिर स्टार्ट होती है। द ओनली वे टू अंडरस्टैंड अ डिसीज इज टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड हिज सिम्टम्स। एक ही तरीका है, अगर आप डिसीज को समझना चाहते हैं तो आपको पेशेंट को समझना होगा और उसके सिम्टम्स को समझना होगा। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच इज मोर इम्पॉर्टेंट इन ट्रीटिंग द डिसीज, और होम्योपैथी में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी डिसीज को ट्रीट करना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड द सिक इंडिविजुअल, केस टेकिंग इज द ओनली मेथड। इसीलिए सिक इंडिविजुअल को समझने के लिए केस टेकिंग सिर्फ एक ओनली मेथड है। केस टेकिंग प्रोसेस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, एंड नॉट ओनली बिकॉज द फिजिशियन विटनेस द डिसीज, बट इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू द पेशेंट टू वेंटिलेट हिज सफरिंग एंड गेट रिलीफ। सो केस टेकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है, ना कि सिर्फ फिजिशियन के लिए, क्योंकि वो डिसीज को यहाँ पर विटनेस करता है, लेकिन ये पेशेंट के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी सफरिंग्स को बताकर रिलीफ पा सके। एनी नेग्लिजेंस इन दिस स्टेप विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द क्योर। यहाँ पर कोई भी गड़बड़ हुई, छोटी सी भी गड़बड़ हुई, तो उसकी वजह से जो क्योर है, हमारा फाइनल आउटकम, वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हैंस अ केस वेल टेकन इज हाफ क्योर्ड, और इसीलिए बताते हैं कि अ केस वेल टेकन इज हाफ क्योर्ड। केस टेकिंग के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट से लेकर 4th ईयर तक, और ये क्वेश्चन अगर आए कि अ केस वेल टेकन इज हाफ क्योर्ड, ऐसा क्यों बोला जाता है, तो आपको ये इंट्रोडक्शन बेसिक याद रखना है। Every time you take a case, you are entering into a new world, says Elizabeth Wright. सो जब भी आप एक नया केस लेते हो, इसका मतलब है कि आप एक नई दुनिया में एंटर कर रहे हो। अब डेफिनेशन ऑफ द केस टेकिंग, इसको हम 3 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने हर वीडियो की स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन को रिवाइज किया है, और अब तो केस टेकिंग की डेफिनेशन मुंह जुबानी अगर कोई नींद से भी उठा के पूछे तो याद होनी चाहिए। Definition: case taking is the artistic process of ascertaining, understanding, and recording the complaints of the patient in such a way that it is based on the totality of the symptoms collected. The physician can manage on the basis of which the physician can manage the case and prescribe the homeopathic remedy on the basis of the anamnesis and tries to cure the case on the basis of the anamnesis and tries to cure the
One more time, case taking is the artistic process of ascertaining, understanding, and recording the complaints of the patient in such a way that, based on the totality of the symptoms collected, the physician can manage the case and prescribe the homeopathic remedy on the basis of the anamnesis and tries to cure the case. One more time, case taking is the artistic process of ascertaining, understanding, and recording the complaints of the patient in such a way that, based on the totality collected, the physician can manage the case and prescribe the homeopathic remedy, and on the basis of the anamnesis, cures the case. And on the basis of the anamnesis, tries to cure the case. So, case is not just the collection of the symptom, but it is the evidence of the disease and interpretation of the incidence of the disease. So, जो भी आप केस लिख रही हो वो सिर्फ सिम्टम्स का कलेक्शन नहीं है, वो पूरा का पूरा एविडेंस है केस का, डिसीज का, कि कैसे एक के बाद एक इंसिडेंसेस हुए, डिसीज क्रिएट हुआ. The understanding of case helps us to identify the alteration taken place in physical, mental, and spiritual level of the patient, which homeopaths call the individual examination. तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी केस हम समझने की जब ट्राई करते हैं, तो जो भी सारी अल्ट्रेशंस हुई है उनको समझने के बाद, उनको पहचानने के बाद हम ये भी जान पाते हैं कि पेशेंट की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या अल्ट्रेशंस हुई हैं, और इसी को हम इंडिविजुअल एग्जामिनेशन बोलते हैं. Man is constantly reacting to his surrounding environment both in health and disease. Case study includes the study of altered state of patient and also the environment which is responsible for the change. मतलब जो इंसान है वो हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, चाहे वो हेल्थ में है या डिसीज में, वो रिएक्ट करता रहता है. और केस स्टडी करना मतलब कि हम यहीं अल्टर्ड स्टेट ऑफ द पेशेंट को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर वो इस एनवायरनमेंट को कॉप अप नहीं कर पा रहा है, या फिर कौन सा ऐसा चेंज है उसका एनवायरनमेंट में जो रिस्पॉन्सिबल है पेशेंट की ये अल्टर्ड स्टेट के लिए. Case taking is an opportunity for the physician to understand how a patient is reacting to social, psychological, emotional, hygienic and mechanical goals. Now, फिर हमने जो पॉइंट देखा था वो था कि केस टेकिंग मेथडोलॉजीज अ डिस्कशन इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि केस टेकिंग जो है उसकी डिफरेंट मेथड्स होती हैं, होम्योपैथी में भी और एलोपैथी में भी. होम्योपैथी का केस टेकिंग एलोपैथी की केस टेकिंग से कैसे डिफरेंट है, और होम्योपैथ्स क्यों इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो पूरी की पूरी बात इसमें दी गई है. आई एम स्लोली रीडिंग ऑल द पॉइंट्स, बहुत ही ईजी है. एट द एंड सिर्फ मैं कंक्लूजन बताऊंगी, सो कान खुले रखकर नींद उड़ाकर सुनना. There are no diseases, only sick individuals, says Hahnemann. Homeopathy strongly believes that the patient as a person is suffering and not his anatomical organs. During case taking, the homeopathic physician has to remember that the totality of the symptoms must be collected in such a way that he can compare them later with the suitable remedy in the materia medica. Physician's concentration must be kept more on the patient's constitutional, miasmatic, individual, peculiar, queer, rare, strange, and characteristic symptoms than on the pathological symptoms. Dr. G. H. Allen, in his Chronic Miasms, says pathology becomes the servant, not the master of homeopathic art. Further, he warns homeopathic physician, no lesion or pathological condition is the first cause of any disease. For the disease process precedes them all, and the true cause always tries in disturbed or distressed life force itself. We must go back to the life force for all the actions and all the changes in the structures of the organism itself. Our remedies deal with the miasm, not the name of the diseases. Hahnemann says when the picture of the disease is once accurately sketched, the most difficult part of the task is accomplished. The picture of the disease is not the pathological one, but the symptoms produced by the vital force is most individualistic manner is the result of derangement of miasm. यहाँ तक का कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो ये बताया गया है
कि हम एज अ होम्योपैथ डील करते हैं विद द सिक पर्सन, सिक इंडिविजुअल डिसीज के साथ नहीं, ऐसा हैनेमन सर बताते हैं। और ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा। होम्योपैथी में भी ऐसा ही माना जाता है कि पर्सन खुद सफ़र कर रहा है, कोई भी उसका एनाटॉमिकल ऑर्गन सफ़र नहीं कर रहा है। और आपको टोटलिटी बनानी है ऐसी तरीके से कि जहाँ पर पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PQRS सिम्टम्स कवर अप हो, और बाद में जाकर आप उस टोटलिटी को मटेरिया मेडिका के साथ कंपेयर करके एक सूटेबल रेमेडी को फाइंड आउट कर सकते हो। डॉक्टर JH एलन ऐसा बताते हैं अपनी क्रोनिक मियाजम्स में कि पैथोलॉजी है वो हमेशा सर्वेंट होता है होम्योपैथी आर्ट का, क्योंकि इन होम्योपैथी वी स्टडी कि कैसे पहले तो वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ और फिर डिसीज प्रोड्यूस हुआ। कोई भी लीजन, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो डिसीज से पहले नहीं आती, डिसीज के टाइम पर डायरेक्ट नहीं आती। डिसीज आने से पहले बॉडी है जो लाइफ फोर्स है जो बॉडी को मेंटेन करती है, वो लाइफ फोर्स है वो डिस्टर्ब हुई है, डिरेंज हुई है, और वो डिरेंजमेंट की वजह से कोई भी डिसीज प्रोड्यूस हुई है। सपोज कि दो लोग हैं रिलेशनशिप में हैं, तो उनमें अनबन तब तक नहीं आ सकती जब तक उनका रिश्ता स्ट्रांग है। कोई तीसरा पर्सन आके कितनी भी ट्राई करे उनका रिश्ता नहीं अफेक्ट होगा। अगर उसमें एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग आई तो फिर उसमें दरार डालना ईजी है। वैसे ही लाइफ फोर्स इज लाइक द बॉन्ड ऑफ द इन द रिलेशनशिप। चाहे हमारी सोल से जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करता है लाइफ फोर्स। अगर हमारी लाइफ फोर्स में कोई प्रॉब्लम आई तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी और सोल का कनेक्शन है उसमें गड़बड़ हुई है, और ये जब डिस्ट्रेस होगा, डिस्टर्ब होगा लाइफ फोर्स, तभी कोई तीसरी चीज़ अंदर आ सकती है, कोई मॉर्बिड चीज़ अंदर आ सकती है और डिसीज प्रोड्यूस कर सकती है, वरना हमारी बॉडी में डिसीज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अवर रेमेडीज डील विद द मियाजम नॉट विद द नेम ऑफ द डिसीज। ठीक है, और हैनेमन सर इसीलिए बताते हैं कि एक बार अगर आपने ठीक से डिसीज पिक्चर को बना लिया, स्केच कर लिया, तो मोस्ट डिफिकल्ट जो टास्क है वो आपने अचीव कर लिया है। The picture of the disease is not the pathological one, but the symptoms produced by the vital force is the most individualistic manner is the result of derangement of the miasm। यानी कि जो पिक्चर आपने डिसीज का बनाया है वो पैथोलॉजिकल वन नहीं होना चाहिए। उसमें जो आपने सिम्टम्स लिए हैं वो वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट के होने चाहिए, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि जो पर्सन के इंडिविजुअलिस्टी को शो करे, उसके पर्सनल डिरेंजमेंट ऑफ मियाजम को शो करे, ऐसे सिम्टम्स का आपको लेकर पिक्चर बनाना है। Pathology and diagnosis do not seek for nor take into the consideration the phenomena which are most significant from the standpoint of homeopathic prescribers sees stout glows, but neglect the nosological symptoms, although not diagnosing case at all is also not recommended। यानी कि पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, इन सब पर फोकस नहीं करना है टू प्रिस्क्राइब अ होम्योपैथिक रेमेडी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि वो तो एक बेवकूफ़ी हो जाएगी। हम डायग्नोसिस पे क्यों ध्यान देंगे, और डायग्नोसिस हमारे लिए कैसा इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। Even to us homeopaths, diagnosis of the disease is important for safer management of the case. It helps us in removing the common nosological symptoms and prescribing for the uncommon symptoms. Diagnosis helps us in identifying the curable medicinal disease from surgical disease. Nosological diagnosis is important for homeopath in predicting the prognosis of the case and not for prescription. There are no specific remedies in homeopathic materia medica for nosological names of the disease, but medicines have to be chosen according to individual symptoms of the patient. Identification of the miasm is possible only by individual examination of the patient. सो यहाँ पर ये बताया गया है कि होम्योपैथ्स के लिए भी डायग्नोसिस उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंस के जो देखने का नज़रिया है वो डिफरेंट है। हमारे लिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है फॉर सेफर मैनेजमेंट ऑफ द केस, ताकि हम केस को अच्छे से मैनेज कर पाए, उससे रिलेटेड अगर कोई एडवाइस देनी है तो वो अच्छे से दे पाए, प्रोग्नोसिस कर पाए केस का। ये हमें डायग्नोसिस है वो हमें कॉमन नोसोलॉजिकल जो सिम्टम्स है, जो कॉमन डिसीज़ के सिम्टम्स हैं वो रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं, और उसके बेसिस पर अनकॉमन सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं जो हमें प्रिस्क्रिप्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। डायग्नोसिस हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमें वहाँ पर भी हेल्प करता है क्योंकि ये हमें क्यूरेबल मेडिसिनल डिसीज़ जो है उसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर सर्जिकल डिसीज़ है तो वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब रेमेडीज सूटेबली, हमें वहाँ पर पैलिएशन करना होगा। लेकिन अगर क्यूरेबल मेडिसिनल डिसीज़ है तो वी कैन गो थ्रू दैट। डायग्नोसिस हमें इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे से प्रोग्नोसिस कर पाते हैं, इसकी वजह से, ना कि प्रिस्क्रिप्शन के लिए। सो यहाँ पर दिया गया था डायग्नोसिस का छोटा सा इंपॉर्टेंस का
इंपॉर्टेंस वाली बात इसीलिए बताते हैं कि होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन है वो डिजीज़ के नेम पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मेडिसिन है वो हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स के बेसिस पर ही चुनी जाती है, और इंडिविजुअलाइजेशन है वो मियाज़म है वो देखकर हम इंडिविजुअल एग्जामिनेशन कर कर पेशेंट का फिर ही मेडिसिन को देते हैं। Numerical totality is not useful in homeopathic prescription, but the qualitative totality, like characteristic, individual, uncommon, peculiar symptoms that indicate a remedy, are important. A prescription can only be made upon the symptoms which have their counterpart or similarity in the materia medica, says Stout Laws. The physician has to be well versed with the symptomatology. He must be thoroughly aware of what to look, when to look, and how to look in a patient for the important symptoms. Hence, homeopathic case taking is well developed method of collecting the data from the patient, but it demands specialized skill and interest from the physician's side. It is one of the method in art of artistic application of the homeopathic science. Master has given some guidelines from aphorism number 82 to 104 for aspiring homeopaths. In some books it is written 83 and in Nagendra Babu it is written 82. So आप 83 बोलो 82 बोलो दोनों सेम ही है, बट आई विल सजेस्ट 83 to 104. सो जो न्यूमेरिकल टोटालिटी है, यानी कि नंबर ऑफ सिम्टम्स लिखते गए, वो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए काम का नहीं है। यहाँ पर क्वालिटेटिव टोटालिटी के ऊपर बात की गई है, उस पर फोकस किया गया है, जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल PQRS सिम्टम्स को कंसिडर किया जाता है और उसके बेसिस पर रेमेडी सिलेक्शन किया जाता है। सो प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले सिम्टम्स है वो लिखे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स लिखे जाते हैं, PQRS सिम्टम्स लिखे जाते हैं, और वो सिम्टम्स ऐसे लिखे जाते हैं जो मटीरिया मेडिका में भी अवेलेबल हो, और फिर उसको मैच करके हम प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। द फिजिशियन हैज़ टू बी वेल वर्स्ड विद द सिम्टोमेटोलॉजी। फिजिशियन को पता होना चाहिए कि सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, वो थॉरोली अवेयर होना चाहिए कि क्या देखना है डिसीज़ में, कब देखना है और कैसे देखना है, पेशेंट में क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। सो इसीलिए होम्योपैथिक केस टेकिंग है वो एक बहुत ही अच्छी डेवलप्ड मेथड है फॉर कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द पेशेंट, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स लगते हैं, इंटरेस्ट लगता है, स्पेशली फ्रॉम द फिजिशियंस साइड। इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ आर्टिस्टिक एप्लीकेशन, मतलब ये एक होम्योपैथी है वो आर्ट एंड साइंस है, तो जो केस टेकिंग है वो आर्टिस्टिक प्रोसेस हो गया यहाँ पर, क्योंकि आर्टिस्टिक एप्लीकेशन है होम्योपैथिक साइंस का, एंड मास्टर हैज़ गिवन ऑल द गाइडलाइंस फ्रॉम एफोरिज्म नंबर 83 to 104 फॉर एस्पायरिंग होम्योपैथ्स। अब केस टेकिंग है, उसमें डिफरेंस क्या है केस टेकिंग ऑफ एलोपैथी एंड होम्योपैथी। तो एलोपैथी में न्यूमेरिकल टोटालिटी इज़ इंपॉर्टेंट, यानी कि वहाँ पर डायग्नोसिस है वो कॉमन सिम्टम्स है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके लिए एलोपैथ्स है वो सिम्टम्स भी फोकस करते हैं, एक सिम्टम के लिए एक दवाई, दूसरे सिम्टम के लिए दूसरे दवाई, और डायग्नोसिस से सिर्फ डिसीज का नाम पता लगता है। लेकिन फॉर होम्योपैथ्स डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इन डूइंग द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम्स कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको दो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स पता हो गए होंगे। अब आगे बात करते हैं डिफरेंस इन द प्रोसीजर ऑफ केस टेकिंग इन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज, एफोरिज्म नंबर 82। सो 82 एफोरिज्म में दिया गया है कि एक्यूट और क्रॉनिक केस टेकिंग का क्या डिफरेंस है, और इसीलिए कुछ बुक्स में लिखा गया है 83 से केस टेकिंग चालू होता है। केस टेकिंग मीन्स कि केस टेकिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पर केस टेकिंग का जिक्र हुआ, इसीलिए कई बुक में नागेंद्र बाबू में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि 82 से केस टेकिंग स्टार्ट होता है। सो डिफरेंस इन द प्रोसीजर ऑफ केस टेकिंग इन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज। The case taking procedure differs from the acute to chronic disease. In case of acute disease, the chief complaints are recently developed and the patient can recall the symptoms clearly. Since the patient is suffering currently with the disease, he will explain the minutest detail with ease. Hence, less time is required in tracing the exciting cause and the picture of the disease. But in case taking of chronic disease and the condition is more complicated, in chronic disease, the fundamental cause is hidden somewhere in the history of the patient. Even the patient may not recall the exact date of the origin of the disease and exact cause of his illness. It is not enough to collect the signs and symptoms of the patient to make prescription, but it is necessary to observe the circumstances and the environment in which the patient spends his time and which deeply affects his psychoneuroendocrinal axis and produce indisposition or several types of disturbance leading to diseases.
जो केस टेकिंग की प्रोसीजर है वो डिफ़र करती है एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ में। जो एक्यूट केस होता है वहाँ पर चीफ कंप्लेंट है वो रिसेंटली डेवलप हुई होती है, अभी अभी डेवलप हुई होती है, इसीलिए पेशेंट उन सारे सिम्टम्स को क्लियरली अच्छे से याद कर पाता है। पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है अभी किसी डिसीज़ से, तो अभी ही उसकी सफ़रिंग स्टार्ट हुई है, इसीलिए वो हर एक छोटी डिटेल्स को भी वहाँ पर बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर देता है और इसीलिए कम टाइम में हम ये जान पाते हैं कि एक्साइटिंग कॉज यहाँ पर क्या है और पिक्चर ऑफ द डिसीज़ क्या है। लेकिन क्रॉनिक डिसीज़ में वो बात नहीं होती, वहाँ पर कंडीशन है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्रॉनिक डिसीज़ में जो फंडामेंटल कॉज है वो कहीं उसकी पेशेंट की हिस्ट्री में छुपा होता है। इवन पेशेंट कई बार याद नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट ये डिसीज़ कब स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट कॉज क्या था इस इलनेस का, एंड ये इनफ नहीं है कि हम साइंस और सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट इनफली मतलब कलेक्ट नहीं कर पाते। इट इज़ नॉट ओनली इनफ टू कलेक्ट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, मतलब सिर्फ साइंस और सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट को कलेक्ट करना इनफ नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए हमें पूरा ऑब्जर्वेशन करना होगा कि उसके सर्कमस्टेंसेस कैसे है, कैसा एनवायरनमेंट में पेशेंट रह रहा है, पेशेंट का क्या रूटीन है, पेशेंट अपना टाइम ज़्यादातर कहाँ बिताता है, पेशेंट क्या सोचता है, क्योंकि everything is related and deeply affected by psycho neuro endocrinal axis and produce indisposition। मतलब हो सकता है कोई ना कोई साइकोसोमेटिक डिसीज हो, इंडिस्पोजिशन साइको न्यूरो एंडोक्रिनल एक्सिस से स्टार्ट हुई हो, और ये पहचानने के लिए हमें सब कुछ जानना पड़ता है इन सेवरल टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस लीडिंग टू द डिसीज। अब बात करते हैं क्रॉनिक डिसीज के बारे में थोड़ा और। Chronic disease may be due to miasms, maintaining cause, or even pseudo causes. Sometimes the medicine the patient is taking may cause the illness, which is also known as iatrogenic diseases. So much time and skill is required from the physician's side. He has to patiently investigate the past history, family history, treatment history of the patient. Even every single details has to be collected carefully. During chronic case taking, significant points in the whole history of the patient suffering with chronic disease, like the physical constitution, moral and intellectual character, his occupation, mode of living, habits, social and domestic relations, his age, sexual functions, etc., are to be taken into consideration, which is also given in the aphorism number 5th. In short, the careful anamnesis, which means recollection or collection of the data, has to be done in chronic cases. So, case taking is chronic disease is more industrious than the acute disease. The guidelines Hahnemann sir has given are exactly applicable to the chronic case taking than the acute case taking. तो जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं वो कोई मियाज़म की वजह से हो सकता है, या फिर कोई मेंटेनिंग कॉज की वजह से हो सकता है, या फिर कोई स्यूडो कॉज की वजह से, मेंटेनिंग या फिर स्यूडो कॉज की वजह से हो सकता है, या फिर फंडामेंटल कॉज मतलब कि मियाज़म की वजह से हो सकता है। लेकिन समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो दवाइयाँ ले रहा होता है उसी की वजह से उसकी इलनेस है वो हो रही होती है, जिसको हम बोलते हैं एट्रोजेनिक डिसीज। सो इसीलिए फिजिशियन के साइड से बहुत ही ज़्यादा टाइम और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिशियन को पेशेंटली इन्वेस्टिगेट करनी होती है, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, सब कुछ, हर एक छोटी से छोटी डिटेल है वो बहुत ही अच्छे से कलेक्ट करनी होती है। खास करके क्रॉनिक केस टेकिंग में बहुत सारे पॉइंट्स जैसे कि पूरी हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, उसकी सफरिंग, सब कुछ कलेक्ट करना होता है। उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो कैसे सोचता है, उसके मॉरल्स क्या है, उसके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे वो रहता है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसके रिलेशंस कैसे हैं सोशली डोमेस्टिकली, उसकी एज क्या है, उसके फंक्शंस और सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं। सो सब कुछ चीज़ें इनटू कंसिडरेशन लेनी होती है। इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा डेटा को केयरफुली कलेक्ट करना होता है क्रॉनिक केसेस में, और इसीलिए क्रॉनिक डिसीजेस की जो केस टेकिंग है वो ज़्यादा इंडस्ट्रियस है इन कंपेयर टू एक्यूट डिसीजेज। इंडस्ट्रियस मीन्स जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा उलझे रहो, काम करते रहो, सो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस है एक्यूट डिसीज़ के कंपेयर में। और जो भी गाइडलाइंस हनीमैन सर ने दी है वो एग्जैक्टली एप्लीकेबल है क्रॉनिक डिसीज़ के केस टेकिंग के लिए देन एक्यूट डिसीज़ के केस टेकिंग की, मतलब दोनों के कंपेयर में ज़्यादातर एप्लीकेबल होती है क्रॉनिक डिसीज़ के केस टेकिंग। ड्यूरिंग केस टेकिंग द फिजिशियन शुड बी, एफोरिज्म नंबर 83। फिर 83 एफोरिज्म में दिया गया है कि केस टेकिंग के दौरान फिजिशियन को कैसा होना चाहिए, क्या फिजिशियन को करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग। फर्स्ट, free from prejudice, which is also given in the aphorism number 6. Because physician is also a human being, he may have prejudiced ideas regarding the desires, aversion, habits, etc., which he had tried to
not to impose on the patients, not to express his opinions on the subjects during the case taking. Example, a slightly obese physician might overlook the problem of obesity. Physician must consider every case as a new one and should not consider the present case as a similar to the previous treated one, etc. Select a remedy based on the physical makeup, gait of the patient alone is definitely not good sign of true homeopathic physician. सो फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज इज एन अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर जो सिक्स एफरिज्म में बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फिजिशियन खुद एक इंसान है, इसीलिए उसके खुद के बहुत सारे आइडियाज़ होंगे रिगार्डिंग द डिज़ायर्स, एवर्जन्स, हैबिट्स एक्सेट्रा। इसीलिए कभी भी उस फिजिशियन को, पेशेंट को जज नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ड्यू टू दिस फिजिशियन अपने ओपिनियंस पेशेंट पे थोप नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता कि आप यहाँ गलत हो, सही हो, कुछ भी। उसको बस सुनना है पेशेंट को। कई बार स्लाइटली ओबेस फिजिशियन है, वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, उसको ओवरलुक कर देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन फिजिशियन को ऐसा नहीं करना है, उसको हर एक छोटी चीज़ को नोट डाउन करना है एंड इम्पोर्टेंस उतनी ही देनी है। सो उसको कभी कोई भी केस, सीम अभी आया हुआ केस प्रीवियसली ट्रीटेड केस से भी कंपेयर नहीं करना है। फिर अब हमारा दूसरा पॉइंट है साउंड सेंसेस। Individual examination of the patient requires alertness of the physician throughout the case taking. Physician may have to employ his senses in an undisturbed, uninterrupted, and unbiased way to identify the peculiar, uncommon characteristic symptoms of the patient. The clue to unlock the case might come from any sphere of the patient. During the case taking process, the physician may see, listen, smell, or touch any abnormality in the patient and his behavior. जब भी हम इंडिविजुअल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तो उस टाइम हमारी सेंसेस बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होनी चाहिए एज अ फिजिशियन थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग। फिजिशियन है, उसको अपनी सारी सेंसेस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बगैर, इंटरप्ट किए बगैर और बायस्ड हुए बगैर जो भी पिक्यूलियर अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलता है पेशेंट का, वो नोटिस कर लेना चाहिए। क्लू है वो कोई सी भी स्फीयर ऑफ कोई से भी स्पीयर से अनलॉक हो सकता है पेशेंट की साइड से। केस टेकिंग की प्रोसेस के टाइम पर पेशेंट फिजिशियन वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है उस क्लू को, या फिर पेशेंट की कुछ स्मेल अजीब हो तो वो स्मेल कर सकता है, टच कर सकता है कोई भी एबनॉर्मलिटी ऑफ द पेशेंट को, या फिर उसके बिहेवियर को देख भी सकता है। इसीलिए फिजिशियन को अपनी सेंसेस को साउंड रखना है। थर्ड पॉइंट इज करेक्ट एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिनोमेना। मतलब बिल्कुल अच्छे से सारे फैक्ट्स को चेक करना है, देखना है और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करना है अपॉन द फैक्ट एंड द फिनोमेना। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बाय प्रॉपर अटेंशन। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर अटेंशन पे करोगे। ही मस्ट बी सो अलर्ट दैट नो एबनॉर्मैलिटी रिगार्डिंग द पेशेंट एस्केप्स हिज नोटिस। उसको इतना अलर्ट रहना है कि कोई भी एबनॉर्मैलिटी रिलेटेड टू द पेशेंट उसके ध्यान से बेध्यान नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका फोकस हर एक छोटी से छोटी बात पर होना चाहिए। हैनेमन इन हिज मेडिकल ऑब्जर्वर राइट्स, ट्रू इज दैट द केयरफुल ऑब्जर्वर अलोन कैन बिकम अ ट्रू हीलर ऑफ द डिसीज। मतलब जो केयरफुल ऑब्जर्वर है वही एक अच्छा हीलर बन सकता है कोई भी डिसीज के लिए। अ ग्रेट पार्ट आई बिलीव ऑफ आर्ट इज टू बी एबल टू ऑब्जर्व। मतलब ग्रेट पार्ट ये केस टेकिंग आर्ट का ये है कि आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते रहो। Says Hippocrates in his aphorism, the observation of the phenomena must be careful and accurate। आप जिस भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिस भी फिनोमेना का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, वो केयरफुल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। 50-50 कभी भी नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एक्यूरेट अबाउट योर ऑब्जर्वेशंस। एनी अमाउंट ऑफ बिलीफ एंड फैंटेसीज एंड पर्सनल बायस हैज़ टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द केस टेकिंग। कोई भी टाइप का आपका बिलीफ है, आपकी फैंटेसी है, पर्सनल बायस है, वो आपको सब कुछ अवॉइड करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग, यानी टू be an unprejudiced observer. Non-observation and mal-observation is an offense on the part of homeopathic physician. Fourth one is fidelity, which means faithfulness to homeopathic principles is must। मतलब होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स पे आपका जो भरोसा है, विश्वास है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इन सब चीज़ों के साथ। द रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा मस्ट बी एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द मास्टर। आपको सारे डेटा को उसी तरीके से रिकॉर्ड करना है एज पर गिवन बाय द मास्टर। द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी आर फॉर्मुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द अल्टीमेट नेचर्स लॉ। जो भी प्रिंसिपल है होम्योपैथी का वो उसी तरीके से फॉर्मुलेट हुआ है
और नेचर्स लो, अल्टीमेट जो नेचर्स लो है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट हुआ है, तो आपका भरोसा उस पर पूरा होना चाहिए। द प्रॉपर होम्योपैथी केस टेकिंग इज पॉसिबल ओनली बाय द फेथफुल एडरेंस टू द प्रिंसिपल्स लीड डाउन बाय द मास्टर। मतलब प्रॉपर होम्योपैथिक केस टेकिंग तभी पॉसिबल होगी जब आप पूरा विश्वास करोगे और अड़े रहोगे प्रिंसिपल्स पे जो मास्टर्स ने दिए हैं हमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉपरली रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स विदाउट एनी ओमिशन। सारे फैक्ट्स को अच्छे से लिखना, मेंशन करना विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। Each and every symptom told by the patient may prove beneficial in future in the proper management of the case. Hence, every expression exhibited by the patient has to be noted down patiently. हर एक सिम्टम जो पेशेंट बताता है वो सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। कोई भी पॉइंट कभी भी इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है मैनेजमेंट ऑफ केस में, इसीलिए हर एक एक्सप्रेशन जो भी पेशेंट बता रहा है उन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना है पेशेंटली। He must understand the patient spiritually, emotionally, mentally, physically and socially. उसको पेशेंट को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है एक दो सिटिंग में ही कि वो पेशेंट स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और सोशली कैसा है। गुड फिजिशियन ऑन द फर्स्ट हैंड मस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा फिजिशियन पहले तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सेवेंथ इज स्किलफुल इन डेवलपिंग द फ्रूटफुल रेपो विद द पेशेंट। स्किलफुल होना चाहिए पेशेंट एक ऐसे फ्रूटफुल रेपो को डेवलप करने में। रेपो मीन्स बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द पेशेंट, ताकि पेशेंट ट्रस्ट करके आपको सारी बातें बता पाए। He must understand that pathology is not a basis for the prescription but helps in understanding the nature of the disease. उसको ऐसा समझना चाहिए कि पैथोलॉजी है वो कभी भी प्रिस्क्रिप्शन का बेसिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बल्कि उस फिजिशियन को नेचर ऑफ द डिसीज को समझने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो प्रिस्क्रिप्शन अच्छे प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करेगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द क्लिनिकल सेटअप्स। जब भी कोई भी फिजिशियन अपना क्लिनिक सेटअप करता है तो उसकी क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए। Case taking is an interpersonal relationship, which means a repo or an interview between the patient and the physician with cure as the motto. केस टेकिंग है वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एक पेशेंट और फिजिशियन के बीच का, जहाँ पर एक काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है और जिसका मेन इंटेंशन है, मेन मोटो है टू क्योर द पेशेंट, पेशेंट को क्योर दिलाना। इट इज़ अ सोशल इंटरकोर्स बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन, यानी कि एक सोशल इंटरकोर्स है बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन, कि वो वहाँ पर एक दूसरे पेशेंट जो है फिजिशियन जो है वो पेशेंट को समझने की पूरी तरीके से उसकी लाइफ में इंडल्ज होने की ट्राई करता है। Hence, there is a necessity for proper and comfortable seating for the interview। और इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉपर और कंफर्टेबल सेटिंग ये इंटरव्यू के लिए। द वेटिंग room in the clinic must be adequately arranged with the sitting facilities and proper ventilation। जो वेटिंग रूम है पेशेंट्स के लिए क्लिनिक में, उसमें पहले तो अच्छी अरेंजमेंट होनी चाहिए, सीटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि पेशेंट बाहर वेट करते करते परेशान ना हो जाए। द वेटिंग टाइम ऑफ द पेशेंट इन द वेटिंग रूम मस्ट बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल। वेटिंग टाइम जो है पेशेंट का वेटिंग रूम में वो जितना हो सके उतना आपको रिड्यूस करना है, जितना पॉसिबल है उतना। द लोंगर द पेशेंट वेट्स द मोर इम्पेशेंट ही बिकम्स एंड देन दिस कुड स्पॉयल द एंटायर प्रोसेस। तो जितना ज़्यादा पेशेंट वेट करेगा उतना ज़्यादा उसका मूड ख़राब होता जाएगा, वो इम्पेशेंट बनता जाएगा और फिर उसको जल्दी घर जाना होगा, और इसीलिए इंटायर प्रोसेस इस चीज़ की वजह से स्पॉयल हो सकती है। हेल्दी लिटरेचर और पीरियोडिकल्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन द वेटिंग रूम। जो हेल्दी लिटरेचर्स है, पीरियोडिकल्स हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए वेटिंग रूम में पेशेंट्स की रीडिंग के लिए। Case taking is in chronic disease is a time-consuming process. Hence, consultation by appointment system may be introduced to reduce the waiting time for the patient। जो केस टेकिंग है chronic disease में वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसीलिए कंसल्टेशन बाय अपॉइंटमेंट लेकर पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आए, ये ज़्यादा अच्छी प्रोसेस है। इफ़ अप्लीकेबल देन यू शुड अप्लाई दिस। As the patient enters the room, he must be welcomed with a comfortable warm whistles and proper sitting has to be offered। जैसे ही पेशेंट अंदर आता है रूम में, वैसे ही उसको कंफर्टेबल वे में वेलकम करना है वार्म विसेस के साथ, और उसको बैठने के लिए जगह ऑफर करनी है। द फिजिशियन मस्ट प्रोवाइड कामनेस
प्रोवाइड कामनेस एंड प्राइवेसी इन द कंसल्टेशन रूम। फिजिशियन का जो कंसल्टेशन रूम है वो काम होना चाहिए और प्राइवेसी वहाँ पर बनी रहनी चाहिए ताकि पेशेंट अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें भी शेयर कर पाए। पेशेंट हैज़ टू बी अश्योर्ड दैट एवरी डिटेल ही रिवील्स ड्यूरिंग द कंसल्टेशन विल बी कीप्ड कॉन्फिडेंशियल। सो पेशेंट को ये भी आपको अश्योर करना है कि जो भी बात पेशेंट वहाँ पर आकर बताएगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, पेशेंट और फिजिशियन के बीच की बात रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अरेंजमेंट ऑफ द लाइटिंग मस्ट बी in such a way that preferably natural light falls on the patient। अरेंजमेंट ऑफ लाइट भी ऐसी होनी चाहिए कि जो नेचुरल लाइट है वो पेशेंट पे पड़े, वैसा अरेंजमेंट होना चाहिए। एग्जिबिटिंग गुड बेड साइड मैनर्स विल बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट ऑन द फिजिशियन। फिर जो बेड साइड मैनर्स होती हैं वो भी अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो वो भी पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करेगी। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन आर बेस्ड ऑन साइकोसोमेटिक एस्पेक्ट ऑफ द केस, सो making the patient comfortable will help the physician in ascertaining the reliable symptoms in the future। कई बार डिसीज़ है वो साइकोसोमेटिक होता है, कोई ना कोई दिमाग में कोई चीज़ खटक रही होती है जिसकी वजह से डिसीज़ है वो शुरू हुआ होता है। और ये आपको अगर आप अच्छा रेपो बिल्ड कर पाओगे पेशेंट के साथ, उसको कंफर्टेबल फील करा पाओगे, तो उसको आप पर अगर विश्वास आ गया तो ये आगे जाकर कई सिम्टम्स को, रिलायबल सिम्टम्स को मतलब फाइंड करने में भी हेल्पफुल होगा और कई सिम्टम्स को रिलीफ दिलाने में भी हेल्पफुल होगा। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है केस टेकिंग के, अब उसको देख लेते हैं। The aim of the case taking is to first get the knowledge of the disease based on the Hahnemann's general or the common and pathognomic symptoms. The physician's diagnosis the disease. The disease name will help in evaluating uncommon peculiar symptoms of the person. It also helps in general management in predicting the prognosis of the disease. So सबसे पहले तो डिसीज के बारे में जानना और वो हमें कैसे हेल्पफुल होता है वो हमने समझ लिया। सेकेंड इज परसीव द डायनामिक स्टेट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का डायनामिक स्टेट कैसा है उसको जानना, इन शॉर्ट मियाज्म को पहचानना। थर्ड वन इज टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट एंड हिज रिएक्शन टू इट। पेशेंट है उसकी सराउंडिंग कैसी है और वो किस चीज़ में कैसे रिएक्ट करता है उसको जानना। फाइंडिंग इन शॉर्ट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। फोर्थ पॉइंट इज फाइंडिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। Finding the totality of the symptoms of the patient. Fifth is finding the nature of the disease, whether the disease is curable condition or incurable condition, whether the disease is acute or chronic, and its simple indisposition। So ये जानना कि नेचर ऑफ द डिसीज कैसा है, क्यूरेबल है, इनक्यूरेबल है, एक्यूट है, क्रॉनिक है या फिर सिर्फ सिंपल इंडिस्पोजिशन है, उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट करना। सिक्स वन इज फाइंडिंग द पॉजिटिव फैक्टर इन द डिसीज, कि किस चीज़ की वजह से अभी जो डिसीज है वो हुआ है पेशेंट को। फाइंडिंग द एक्साइटिंग कॉज इन एक्यूट डिसीज, फंडामेंटल कॉज इन क्रॉनिक डिसीज, एंड मेंटेनिंग द कॉज इन केस ऑफ फॉल्स क्रॉनिक डिसीज। फाइंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, कैसे सिम्टम्स का डेवलपमेंट हुआ, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन। फाइंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स, इससे ये भी पता चलेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है डिसीज का डेवलपमेंट का और मियाज्म कौन सा हो सकता है। Analysis and evaluation of the symptoms. This is possible only after developing the rapport with the patient and understanding the emotional aspect and history of the patient। मतलब एनालाइज और इवोल्यूट करने के लिए आपको पेशेंट के साथ एक अच्छा रेपो डेवलप करना होगा जिसकी वजह से आप उसकी इमोशनल एस्पेक्ट को समझ पाओ और उसकी सिम्टम्स की इंटेंसिटी को समझ पाओ और पेशेंट की हिस्ट्री को भी जानना पड़ेगा इसके लिए। Ninth point is kept the systematic record of the case. This is for future reference। आपको सारा systematic record रखना है केस का future reference के लिए, क्योंकि the treatment of the chronic cases takes long period of time which is mentioned in the aphorism number 148। So symptoms told by the patient have to be recorded for future reference। Thus also helps in observing the direction of the cure। Record keeping also helps in research orientation। So सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीप करोगे तो क्रॉनिक डिसीज़ की ट्रीटमेंट में टाइम लगता है और इसीलिए आप जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आएगा तो आपको सारी चीज़ें फिर से लिखनी नहीं पड़ेगी, आपके पास रिकॉर्ड होगा तो वो आपको वहाँ पर हेल्पफुल होगा। फिर डायरेक्शन ऑफ क्योर को चेकआउट करने के लिए भी इट इज़ हेल्पफुल एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिसर्च ओरिएंटेशन पर्पसेस। 10th पॉइंट इज प्रिडिक्ट द प्रोग्नोसिस ऑफ द केस। इससे आप प्रोग्नोसिस भी बता पाओगे केस का कि अब डिसीज़ क्या है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, अब ट्रीटमेंट कैसे वर्क कर रही है। सो प्रोग्नोसिस भी आप केस का बता पाओगे, इसीलिए रिकॉर्ड कीपिंग इज इंपॉर्टेंट। द ट्रिनिटी ऑफ डायग्नोसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस, के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मियाज्मेटिक डायग्नोसिस यानी कि मियाज्म कौन सा है, एंड डिसीज डायग्नोसिस यानी कि डिसीज कौन सा है। फाइनली टू सिलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरकरेंट और एक्यूट रेमेडीज फॉर द पेशेंट इन ऑर्डर टू मैनेज द केस इफेक्टिवली। एट द एंड फाइनल स्टेप जो है वो है
आप या तो कॉन्स्टिट्यूशनल या तो इंटर करंट या फिर एक्यूट रेमेडी को सिलेक्ट करो फॉर द पेशेंट इन ऑर्डर टू मैनेज द केस इफेक्टिवली। सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। वी विल सी फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो का जो रिविजन है उसमें द डूज एंड डोंट्स ऑफ द डिसीज, फिर रिगार्डिंग द केस टेकिंग इन द एपिडेमिक डिसीजेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा, रिकॉर्ड कीपिंग एंड केस सीट फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें। सो मैं था नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।